Hello and welcome all to the Literary Circle Facebook page. Very good evening to all of you. जैसा कि जानते हैं कि हम पिछले कुछ अरसे से जो है कैरियर गाइडेंस कम काउंसलिंग के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो है फेसबुक के द्वारा जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमारे साथ थे इसरार अहमद किचलू साहब जो कि 2019 बैच के IAS ऑफिसर थे। तो उसी सफ़र को जारी रखते हुए आज हमारे साथ इसी मसले पे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंढर से आमिर बशीर साहब जो कि 2018 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो हम उनसे डिस्कशन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू आमिर बशीर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome, sir. Starting with as we have a short time spent to. It's okay. Very good evening, sir. Good evening. Good evening. Am I audible? Yes, you're audible. Am I audible to you? Yeah. It's okay. So starting with the background, first of all, very congratulations to you for selecting as an IAS officer, which is one of the difficult exam in our nation. So Thank you. 1 minute. Congratulations to you and your family and all the persons who have involved in your success. So a very. Thank you. 1 minute, sir. Am I audible, sir? Yes, you so are. starting please, with the please continue. Starting with the very first round, आप हमसे बात करते हुए सबसे पहले यही बताएंगे जो आपकी स्कूलिंग का टाइम रहा, आपकी जो है जो भी एजुकेशन बेसिक एजुकेशन थी, उसके बाद जो है आपका कॉलेज तक का सफ़र, वो सारा हमारे साथ जो है जितने भी लोग जुड़े हैं फेसबुक पे, आप जो है उनसे शेयर करेंगे कि वो कैसा सफ़र था, वो जो आपकी यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने कठिनाइयाँ फेस की, जो आपके रास्ते में जो डिफ़िकल्टीज आई, उनको कैसे फेस किया, वो सब हमारे साथ साझा करें। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत वक्त से इनफैक्ट एक ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था जिसमें मैं अपनी जर्नी को, अपनी जो मैंने स्ट्रेटजीज और जो भी चीज़ें फेस की है मेरे इस क्वालिफाई करने तक, मैं अपने जो एरिया के लोग हैं और इनफैक्ट जो हमारे जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, उन तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। अब फर्दर इस पे बात करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो स्कूलिंग है वो बेसिकली जम्मू में ज़्यादा हुई है। जम्मू में मोस्टली आई स्टडीड इन आर्मी स्कूल्स ओनली। आर्मी स्कूल रत्नुचक में मैंने 12th करा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान इनिशियल सेमेस्टर्स में एटलीस्ट 6 सेमेस्टर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने अपने करियर में किस तरफ जाना है। और मैं एक चीज़ बहुत ही आई थिंक क्लियर कर देना चाहूँगा फॉर पीपल, क्योंकि कई बार हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बिकॉज फॉर एग्जांपल किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं किसी एक सेमेस्टर में, तो उनका कोई बैकलॉग रह जाता है या बैकलॉग से रिलेटेड कोई और चीज़ें जो है कभी एग्ज़ाम मिस हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब एडमिशन लिया, तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम मैथमेटिक्स था और मेरा वो फेल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जब वो एग्ज़ाम फेल हुआ तो इसमें जो लाइफ का जो स्ट्रगल है, आई विल से कि बिकॉज मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि मैंने 12th तक जो है आई वाज वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी कॉम्पिटिटिव इन अप्रोच की, ठीक है जी, नहीं मैं किसी से नहीं हारूंगा, मैं ये नहीं करूँगा। बट इंजीनियरिंग का फर्स्ट एग्ज़ाम, फर्स्ट मैथमेटिक्स, एंड मैं फेल हो गया। तो अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो मेरे दिमाग पे वो आ गया कि ओके मतलब लाइफ इज नाउ वेरी मच डिफरेंट, बिकॉज आप स्कूल में थे, आपका जो कॉम्पिटिशन का पूल था इट वाज डिफरेंट। नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिना। यहाँ पर जो है देन आई रियलाइज्ड ओके नहीं भाई, ये स्कूल लाइफ नहीं है, थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड। आपको जो है यू हैव टू, आपको अपने स्किल्स को ओन करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ सर्वाइव करना है। सो नाउ अब ये हुआ कि उसके वजह से जो है मेरा सेकंड सेमेस्टर जो है अच्छा रहा, थर्ड सेमेस्टर अच्छा रहा, देन अगेन फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स अगेन, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टडी। फोर्थ का किसी और सर्कमस्टांस की वजह से वो फेल हो गया। सो नाउ आई वाज कैरिंग 2 बैकलॉग्स ऑन माय हेड।
सो ये आई होप कुछ कैंडिडेट्स मुझे रिलेट कर पाए, बिकॉज मोस्टली इंजीनियरिंग ऐसी है, एक इंजीनियरिंग ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बैकलॉग्स आते ही आते हैं लोगों को। सो कई बार हम लोग ना बैकलॉग्स की वजह से अपने आप को ना यू अंडरमाइन योर कैपेबिलिटीज, आप अपनी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन करते हैं, आप अपने आप को बिलिटल करना स्टार्ट कर देते हैं कि ओके मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो एक ये सब्जेक्ट नहीं पास हो रहा है। सो नाउ इस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए जब इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में मैं पहुंचा, तो मेरे पास बैकलॉग था, और जितनी भी हमारी प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट कंपनीज कहती हैं कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो जब बैकलॉग नहीं होने की वजह से आई वाज लाइक नहीं, मैं तो प्लेसमेंट में जा नहीं सकता, अब मुझे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। तो देन थोड़ा सा मेरे को अवेयरनेस आया, और मतलब कोइंसिडेंटली उस टाइम पर यूपीएससी 2013 एग्जाम का रिजल्ट आया था, जिसमें हमारे मेंटर से ओवैस अहमद जो है वो हुए थे सिलेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कमरुल साहब। सो अब अब व्हेन आई सॉ दैट कि ओके नहीं, ये है कि ओके मतलब ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। सो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स सी कि क्या इसमें क्या रिक्वायरमेंट एंड ऑल। सो हालांकि मुझे रिक्वायरमेंट का पूरा पता नहीं था, बट इतना पता था कि आप जी इसमें इनफैक्ट इन फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन अपेयर। सो मैंने बोला ठीक है, हम भर देते हैं। सो हाउएवर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे बैकलॉग्स थे उसमें उसमें जो है 6 सेमेस्टर तक वो मेरे साथ ही थे। फर्दर क्या हुआ, 7 सेमेस्टर तक आके मेरी बिकॉज ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन मेरी सिटिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई थी कि मेरी जो परसेंटेज थी 7th और 8th सेमेस्टर की, वो सब्सटैंटिव उसमें जंप लग गया, ऑल बिकॉज ऑफ कि मेरी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। तो फाइनली जो मेरी परसेंटेज है उसमें जंप आ गया। सो उसके बाद जो है मेरे एग्जाम्स भी सारे क्लियर हो गए, और साइकोलॉजिकल बर्डन है वो भी हट गया। सो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसको बैकलॉग अभी आ रहा है, या बैकलॉग उसके रह रहे हैं, और वो अपने आप को ये सोच रहा है कि वो नहीं कर सकता, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो एक बिल्कुल मिथ है। ऐसी चीज़ें जो है सिर्फ हमारे दिमाग तक ही महदूद हैं। अगर आप यू नो अपने इन मेंटल जो आपके जो इनहिबिशंस है, इनको अगर आप ओवरकम करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉपर्स वाली लाइन में खड़े होंगे। तो एक यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मैं पुश हुआ कि ओके नहीं, एक तो मतलब यू कैन से सर्कमस्टेंशियल चीज़ थी कि सिंस आई कैन नॉट सिट इन प्लेसमेंट राइट्स, सो आई हैव टू गो फॉर सम अदर एवेन्यू। तो मेरा मेन फोकस ये था। प्लीज। जी सर। तो जैसे कि इस चीज़ में जो कंपटीशन देखने को मिले, खासतौर पर यूपीएससी के लिए एक जो है ओवरऑल देखा जाए मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो बहुत सारे मिलियंस में लोग जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो विनिंग परसेंटेज आई थिंक बहुत कम रहती है, क्योंकि बहुत कम बच्चों का हो पाता है इसके लिए। सो एक जो फेलियर का जो डर रहता है, मान के चले कि एक ग्रेजुअलिज्म वर्सेस शॉक थेरेपी देखें तो यूपीएससी एक शॉक थेरेपी है कि हुआ होगा नहीं होगा। तो ऐसे में वो जो फेलियर का जो फेस है उसको मतलब कि जो आपकी लाइफ में आता है कि हाँ अब फेल हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाना है नहीं जाना है, जो वो कॉन्फिडेंस था जो बूस्ट पे थे वो भी निकल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मतलब स्ट्रेटजी रहेगी कि हाँ अपने आप को जो है वो अलाइव रखें उस कंपटीशन में, और जो है फेस करें फिर से इस एग्ज़ाम के लिए, अपने आप को उसी लेवल पे लेके जाएं, उसी मेंटल हेल्थ के साथ कि हाँ मुझे ये करना है, आई हैव टू क्रैक इट। और उसके लिए क्या बेहतर क्या स्ट्रेटजी रहेगी स्टूडेंट के लिए? जी बिल्कुल। इस मैं अगेन आई हैव एक बिल्कुल एक सिमिलर मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ इससे भी एक इंसिडेंट है कि लाइक मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने 2015 में दिया था। तो थैंकफुली मैं प्रीलिम्स तो आई क्वालिफाइड, बट मेंस में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था 2015 एग्जाम का। सो अगेन सेम फीलिंग यही थी कि जैसा अभी आपने डिस्कस किया कि आई फेस्ड फेलियर बिल्कुल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो हाउएवर एक यूपीएससी की एक बात यह है कि जो मेंस का जो रिजल्ट है और उसका जो फाइनल स्कोर है आपका, वो इमीडिएटली नहीं आपको पता चल पाता है कि आप कितने मार्जिन से आप फेल हुए। सो इवेंचुअली जब फाइनल रिजल्ट आता है तो देन ओनली यू कम टू नो कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मेंस का रिजल्ट आया तो मैं एकदम आई फेल्ट डिजेक्टेड कि ओके जी अब तो बिकॉज मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना नहीं हूँ, मे बी मैंने हालांकि मेरा प्रीलिम्स हो गया क्वालिफाई, तो मेंस में मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा, मे बी मैं 100 मार्क्स से फेल हुआ और समथिंग लाइक दैट। बट इवेंचुअली जब फाइनली मई में मेरे मार्क्स आए तो सिर्फ 7 मार्क्स से मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो वो 7 मार्क्स जो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो बहुत ईजी चीज़ है जिसको मैं इजीली ब्रिज कर दूंगा। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कोप अप विद दिस फेलियर। तो फेलियर ये है कि सबसे ज़रूरी है कि आप फेल जब होते हैं तो यू शुड एक्चुअली मेजर कि आप
यू नो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा अपने एरियाज को कि ओके कौन सा ऐसा जोन था कि जहाँ पर आप फेल हो गए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल देर आर टू थिंग्स. वन थिंग दैट इज बियॉन्ड यू, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज सर्कमस्टांस चीजें हैं. कि आपकी सीटिंग कैपेसिटी की वजह से नहीं आपका हो पाया, या आपको आइडियली 6 घंटे पढ़ना तो आपने 4 घंटे पढ़े, तो दैट इज अप टू यू. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बियॉन्ड है, तो जिनको आप रोक नहीं सकते या जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सो मैंने जो है अपने इस चीज में चेक किया कि ओके मार्कशीट पे आई को क्लियरली सी कि मेरा कौन सा एरिया था जो कमजोर था. तो जब आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लिया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस कर लिया, तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा आपका जोन कौन सा जो वीक है. वंस यू आइडेंटिफाई द वीक जोन, अपनी वीक जोन को अपनी मोटिवेशन बनाओ. और एक मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए आपके पास जो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए. तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि ये 7 नंबर जो है ये इजीली कवर अप हो जाएंगे. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट थिंग ओनली. सो अगेन फॉर स्टूडेंट्स जो जो इन सर्कमस्टांसिस में फेलियर को फेस करते हैं, जैसे कई बार स्टूडेंट प्रीलिम्स में फेस मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कई लोग जो है मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू से जो रह जाते हैं. सो ये है कि फेलियर आपको हर स्टेज पे मिलेगा, और फेलियर इज ए पार्ट ऑफ दिस गेम एंड इट्स वेरी ट्रू. और अगेन मैं ये लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप एक इंडिविजुअल जो है उसके पास वो यू कैन से कि वो बहुत बहुत ही दूर तक जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क की जो रुकावट है दैट इज इन योर हेड ओनली. फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपको आपके अलावा कोई नहीं रोकेगा 6 घंटे बैठने से, 8 घंटे बैठने से, 12 घंटे बैठने से. जो भी रोकेगा वो आपके अंदर ही महसूस है, मतलब लिमिटेड है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वंस यू फेस फेलियर, सबसे पहले तो आप बैठें, सबसे पहले आप देखें कि आपके फेलियर का रीज़न क्या था. फिर ये आप देखें कि क्या वो फेलियर के रीज़न आप तक लिमिटेड है या आपके बाहर लिमिटेड है. अगर आपको लगता है कि ओके मेरे तक लिमिटेड है, देन उसको आप इम्प्रूव करें और डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे. एग्जैक्टली सर. सो अब जो है जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मतलब 3 डिफरेंट फेसेस में होता है. द फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स एंड जी देन मेंस एंड देन द पर्सनालिटी टेस्ट. सो देखा जाए तो जो पहले 2 फेस है, सबसे पहले जो प्रीलिम्स की बात अगर हम करें तो वो 2 मतलब 2 पेपर्स पे डिपेंड करता है. वन इज जीएस एंड अदर वन इज द सीसेट. तो जीएस को लेके जितना रहता है कि इसके लिए जो स्ट्रेटजी जो है अपने दिमाग में डेवलप करने के लिए कि जो करंट से जो इसका नाता रहता है. इवन अगर हम देखें जीएस का जो एग्ज़ाम है, दोनों पेपर अगर मतलब मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी है, क्या प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में और मेंस की स्ट्रेटजी में फॉर द मेंस एंड स्पेशली फॉर द जीएस पेपर क्या डिफरेंसेस रहते हैं कि मेंस को जो है उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी जो है वो एक रखनी है, और प्रीलिम्स को किस तरह डिफरेंशिएट करनी है कि आप हाँ ये जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर दिस थिंग आई विल गो फॉर द मेंस. तो ये जो है इसमें कैसे मैनेज करना जो है आसान रहता है स्टूडेंट्स के लिए. ओके ओके. ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और वेरी कॉमन अमंग कैंडिडेट्स. ये बहुत ही कॉमन होता है कि कई बार लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब प्रीलिम स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेन स्पेसिफिक होनी चाहिए, या कंबाइंड होनी चाहिए, या अगर कंबाइंड है तो कब से कब तक पढ़ना है, या अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो कब तक लेकर जाना है प्रीलिम्स को. सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि मेरी इंजीनियरिंग डेज में मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था बच्चों को. सो आई ट्राई टू इससे मैं अपना मैसेज डिलीवर करूँगा. इंजीनियरिंग के दौरान जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो मेरे पास 6th से लेके 11th 12th तक के बच्चे जो पढ़ने आते थे. तो 6th में भी एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाता था, 7th में भी एनसीईआरटी होती थी, 8th में भी होती थी, 9th में भी होती थी. तो एवरी डे ऐसा है कि एक रेगुलर कोर्स बन गया था कि फॉर 3 years रफली आई टॉट देम एनसीईआरटीज ओनली. तो वो एनसीईआरटी तो मेरे लिए एक बेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट वो मेरे लिए हो गया था रेडी कि ओके जी मैं इनको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा खुद का प्रिपरेशन भी हो रहा था. हालांकि मतलब जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो तब मेरा एम यूपीएससी का नहीं था, बट ये था कि कोइंसिडेंटली अगेन मेरी एनसीईआरटी कवर हो गई थी. सो नाउ रही बात ये कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टार्ट होना है या मेन स्पेसिफिक स्टार्ट होना है. सो मैं इसमें एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो है जो लोग ऑफन मिस कर देते हैं, और वो मैं इसमें ये एक डिस्क्लेमर भी लगाना चाहूँगा कि ये मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है कि सबके लिए मे भी ये काम ना करें. व्हाट, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि इस एग्ज़ाम का आप क्रक्स देखो, कोर देखो कि एग्ज़ाम है किस लिए. इसका कोर ये है कि ये पब्लिक सर्विस के समहाउ कनेक्टेड है.
जो मेन ऑल इंडिया सर्विसेज है वो पब्लिक ओरिएंटेड सर्विसेज है। सो IAS है, IPS है, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज अगर आप देख लो, या अगर सेंट्रल सर्विसेज देख लो, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। तो पब्लिक सर्विस करने के लिए सर्विसेज में आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड क्या करनी है। और जब जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपका एंड क्या है, मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आप अच्छे से उसमें ट्रैवल नहीं कर पाओगे। सो इसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज एप्टीट्यूड। ठीक है, जो एक आपका जो देखने का जो एक विजन है, वो विजन इस तरीके का होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, सो आई शुड बी एबल टू एक्चुअली फाइंड आउट मेरे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे सराउंडिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, या क्या फॉर एग्जाम्पल तो आपको सोशल इल भी नजर आना चाहिए अपनी सोसाइटी में, कि मेरी सोसाइटी में ये सोशल इल है। आप हर दिन न्यूज़ में देख रहे हो कि नहीं किसी लेडी ने सुसाइड कर लिया, किसी को जी जला दिया, जो भी है डाउरी के बेसिस पे कुछ हो रहा है। सो लेट्स से ओल्ड एज में लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, ऑर्फन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर आ रहा है। सो एवरीथिंग ये कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें नहीं है, आपके अराउंड हो रही है। देन आपको दिखता है कि आपकी सड़क पे चलते हैं, आपकी सड़क में पॉट होल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, या आप देखते हो कि नहीं मेरे एक पॉइंट पे आके ट्रैफिक पे इतना सिग्नल होने के बावजूद बहुत जैम हो रहा है, लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं। या फिर लेट्स से आप न्यूज़ में सुनते हो जी दूसरी जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, लेट्स से मतलब असम में इलेक्शन है, ठीक है। देन आप सुनते हो कोई, तो मेरा कहने का मतलब दीज डिफरेंट इवेंट्स, ये इवेंट का जो एलिमेंटल क्रक्स है वो दैट इज समहाउ कनेक्टेड टू योर स्टडीज। ठीक है, तो वंस यू आर एबल टू सी ये डिफरेंट जो आपके अराउंड के जो इंसिडेंट्स हैं, अगर आप इनको देखना पहचानना स्टार्ट कर दोगे तो इवेंचुअली आपका सिलेबस ही निकल के आएगा। सो ये एप्टीट्यूड जो है बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। सो नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड का बेनिफिट है ये आपको मदद करेगा टू सेग्रीगेट थिंग्स, ये आपको मदद करेगा टू आइडेंटिफाई प्रीलिम स्पेसिफिक चीजें और आपको मेन स्पेसिफिक चीजें आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। सो नाउ बिकॉज मेंस जो है वो बहुत ही डीपर एनालिसिस के ऊपर बेस्ड चीज है। तो जब डीपर एनालिसिस के ऊपर अगर आप जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सराउंडिंग में जी लेट्स से वुमेन वुमेन के रिलेटेड बता रहे कि वुमेन डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जो वुमेन से रिलेटेड हो रहा है। सो अगर वुमेन से रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है तो यू शुड नो कि ओके इसके इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि फॉर एग्जांपल ये कब से होता आ रहा है, क्या ये अभी का इवेंट है, क्या ये लेट्स से इंडिया में ही होता है या आपके लोकेलिटी में होता है या किसी पर्टिकुलर जोन में, किसी सोसाइटी में, किसी रिलीजन में होता है। सो जब आप इसको थरोली इसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, आप पढ़ते हुए जाएंगे या इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा कि वुमेन की प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन है पेट्रियार्कियल माइंडसेट। ठीक है, सो या फिर लेट्स से आप बोल देंगे कि मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है, फीटिसाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब है अब ऐसी इन्फॉर्मेशन दे विल नॉट आस्क इन प्रिलिमिनरी। तो ये चीज जो है रीजन, यानी जिसमें एनालिसिस और रीजन होगा जिस भी टॉपिक में आपके, वो मेंस ओरिएंटेड है। तो हमेशा याद रखना ये टॉपिक जो है मेंस के लिए जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर कोई 3 या 4 लाइन की बात आ जाएगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कॉन्फ्रेंस आ गई वुमेन की करंट अफेयर्स में, की लेट्स से बीजिंग कॉन्फ्रेंस हो गया जी, हमने जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च करी है, तो ये जो है आपकी प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। सो ऐसे आप ना अपनी पढ़ाई के दौरान जब भी कोई करंट अफेयर आएगा तो यू शुड बी एबल टू नो कि क्या किस में इन डेप्थ एनालिसिस है और किस चीज में आपका यू कैन से मतलब 1 और 2 मतलब फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। तो ये यहाँ से आप अपनी सेग्रीगेशन करेंगे इंफॉर्मेशन की। तो ऐसे यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई जो आपका टॉपिक है। सो एप्टीट्यूड में आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में कौन सा कंटेंट है, बिकॉज वट एवर इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इज समहाउ कनेक्टेड टू योर एनवायरनमेंट ओनली। जी सो एग्जैक्टली जो सोशल जो रीडिंग है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या सोचना है, अपना आपकी थिंकिंग का क्या प्रोसेस रहता है, वो सब चीज़ें कैसे चेंज होती हैं और द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मेंस का जो एग्ज़ाम है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप ऑप्शनल के लिए जो सिलेक्शन है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने मतलब के क्वेश्चंस जो रखे उनमें ये था कि जब ऑप्शनल्स जो है चूज़ करने की बारी मतलब वो टाइम आता है, तो या तो वो सोचते हैं कि हाँ ये पेपर था, इस सब्जेक्ट को जो है फलां ने चूज़ किया, वो टॉपर था, ये था वो था, जो चीज़ें हैं अगर देखी जाए मतलब ओवरऑल, तो जो सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल पेपर उसके लिए क्या रहना चाहिए माइंड में, अ, जो उनको जो है हेल्पफुल हो, ना कि इस बेस पे कि हाँ ये फलां ने रखा था फलां ने रखा था इसलिए शायद इसमें कुछ ज़्यादा है इसमें कम है। तो इज देयर एनी डिफरेंस कि हाँ सच में ऐसी कोई जो मिथ जो क्रिएट हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल उसके लिए एक बेहतर जो आपके माइंडसेट होना चाहिए, किन चीज़ों को बेस वो रहना चाहिए आपका?
ओके, ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये भी मैंने भी फेस किया है। और 4 अटेम्प्ट्स में मेरा जो ऑप्शनल था वो ज्योग्राफी था, और 5th अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल जो पॉल साइंस है। सो सबसे पहले ऑप्शनल जो है इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। आपका टोटल एग्जाम जो 1750 मार्क्स का है, जिसमें आपके 1000 जीएस के, 250 आपके जो है एसए के, और 500 आपके ऑप्शनल के। सो 1750 आपके यहाँ से बनते हैं। नाउ रफली अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे पिछले 5 या 6 साल में, एक टॉपर का जो जीएस का स्कोर है वो रफली आ जाएगा 1000 में से 450, 4 मतलब 400 प्लस होगा, 400 से 450 की रेंज में रहेगा। और साइमल्टेनियसली अगर आप स्कोर देखेंगे ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल की वेटेज 500 की है, लेकिन उसमें स्कोर 300 भी आ जाता है, 310 भी आ जाता है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है वो ऑप्शनल का इज हायर देन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन जनरल स्टडीज। सो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑप्ट किया, सो मैंने बिकॉज ऑफ ईज, बिकॉज आई वाज टीचिंग बच्चों को ज्योग्राफी एनसीईआरटी के थ्रू, तो मुझे लगा कि ओके ज्योग्राफी मेरा ग्रास्प भी है और आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो नाउ अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि ऑप्शनल सिलेक्शन इज वेरी पर्सनल डिसीजन, जो इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन होना चाहिए। नाउ इंडिविजुअल का डिसीजन जो है ऑब्वियसली हर कोई बंदा जो है उसके जो फैक्टर्स हैं वो उसको देखेगा बेस्ड ऑन दैट, कि फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड क्या, एजुकेशन बैकग्राउंड। अगर तो फॉर एग्जांपल लेट्स से साइंटिफिक बैकग्राउंड, मतलब बीएससी किया है या कुछ भी, तो उसको साइंटिफिक ओरिएंटेड वाले जो ऑप्शनल्स हैं उसकी तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आर्ट्स स्पेसिफिक रहेगा। अगर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाला मोस्टली वो रिस्क टेकर्स लोग होते हैं मोस्टली, मैं कहना चाहूँगा, तो वो कोई भी ऑप्शनल पिक कर लेगा। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वंस यू एंटर दिस पर्टिकुलर मतलब जोन, कि जब आप सिलेक्शन में पहुंच रहे हो, फैक्टर्स जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि ओके मैं किस बेसिस पे ऑप्शन पिक करूँ, क्या एफिनिटी जो आपकी उस ऑप्शनल की तरफ, मैं ये कहूँगा कि ऑप्शनल शुड नॉट बी ऑप्शनल सिलेक्शन शुड नॉट बी अ इमोशनल डिसीजन, कि ओके जी मैं इमोशन के साथ स्टक हो जाऊँ, नहीं मैं तो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा स्कॉलर हूँ, मेरे को ज्योग्राफी लेना चाहिए। नो, वाई, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसलिए कि फॉर एग्जांपल रफली 7.5 से 8 लाख रुपए 8 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और 4.5 to 5 लाख लोग जो अपेयर होते हैं, जिनमें से क्लोज टू 10,000 अभी आज के दिनों में 10,000 के अराउंड ही लोग जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। नाउ जो 10,000 लोग प्रीलिम्स जो आपका क्वालिफाई करते हैं, उनका अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो ज्योग्राफी और पबैड और बाकी जो अदर ऑप्शन है, तो ज्योग्राफी और पबैड जो क्लोज टू 25% के अराउंड ये दोनों दे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 50% जो लोग हैं वो सिर्फ पबैड से आ रहे हैं और ज्योग्राफी से आ रहे हैं। सो नाउ अब जब 50% यानी 10,000 लोगों में से अगर 5,000 लोग ज्योग्राफी और पबैड के हैं और आप लेट से कोइंसिडेंटली ज्योग्राफी एंड पबैड वाले ही हैं, सो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि सर्कमस्टांसिस जो है वो ऐसा हो जाएगा कि आपका जो कॉम्पिटिटिव पूल है वो बढ़ जाएगा। सो दिस मीन्स आपको जो है कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आंसर्स में विद रिस्पेक्ट टू योर काउंटर पार्ट्स। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो स्ट्रगल है वो फर्दर थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो जाता है कि ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्योग्राफी में लेट्स से कि अगर ज्योग्राफी का कंपटीशन पूल कम होता है, लेट्स से 800 लोग ही लिख रहे होते हैं या लेट्स से 500 ही लिख रहे होते हैं, तो आपको जो अपनी जो आंसर्स में जो यू कैन से शाइन जो है उसको कम रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो जिन ऑप्शनल्स का नंबर कम है, मतलब और मतलब समवट बीच में आ रहे हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी या कोई ये पॉल साइंस जो है, इनका जो सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू पबैड एंड ज्योग्राफी वो ज़्यादा है। और सक्सेस रेट इन टर्म्स फाइनल परसेंटेज में जो है, हालांकि अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ज्योग्राफी के जो फाइनली बिकॉज टेकर्स भी ज़्यादा तो सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, बट परसेंटेज वाइज जो सक्सेस रेट है इनका थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। सो नाउ अब आप जब आपने ये फैक्ट ये जो आपके पास नंबर्स भी पता चल गए, स्टैटिस्टिक्स भी पता चल गए, सो ये देखो कि आपका ऑप्शनल जो है आपके कितने एरिया को कवर करता है। सो लेट्स से अगर आप मैथमेटिक्स पिक करते हैं, मैथमेटिक्स का ऑल इन टाइप्स लॉजिक है कि अगर आपको आया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और पूरे मिलने के बाद हालांकि स्केलिंग हो जाएगी, बट ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप पिक करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का ओवरलैप आपके आ जाएगा पेपर 1 में, जिसमें 250 मार्क्स का जो पेपर 1 आता है उसमें 125 मार्क्स की ज्योग्राफी के होंगे, तो वो आपको सिर्फ उधर तक ही आपको हेल्प करेगा। बट लेट्स से कोई एक ऐसा ऑप्शनल है जैसे पबैड है, पबैड आपका 500 मार्क्स का पबैड खुद जो ऑप्शनल के मार्क्स है, 250 मार्क्स वो आपके पेपर 2 के कवर करेगा। और पबैड में कुछ थिंकर्स भी इन्वॉल्व है, तो समवट वो आपका
पेपर 4 जो आपका एथिक्स का है उसमें भी आपकी मदद करेगा। एंड समवट अगेन पबैट जो है आपको विद रिस्पेक्ट टू एसए में भी कहीं पे हेल्प कर सकता है। सिमिलर इज द केस विद पॉल साइंस ऑल्सो। पॉल साइंस भी आपको सेम तरीके से, पॉल साइंस में पेपर 1 में कुछ पार्ट में हेल्प हो जाएगी, पेपर 2 ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा, पेपर 4 में कुछ थिंकर्स आपकी हेल्प हो जाएंगे। तो ये देखेंगे अगर आपकी, तो आपका एक ऑप्शनल पढ़ने से, यानी ऑप्शनल में एक्स्ट्रा फोकस करने से आपका ऑटोमेटिकली पेपर 1 भी जीएस का कवर हो रहा है, पेपर 2 भी कवर हो रहा है, पेपर 4 भी कवर हो रहा है। सो ऑप्शनल ओवरलैप के बेसिस पे, यानी स्ट्रेटेजिकली सोचें, नॉट इमोशनली। तो ये एक मेन रीजन रहेगा ऑप्शन सिलेक्शन का। जी सर। तो बात करें अगर इसी एग्ज़ाम्स को, मतलब जो यूपीएससी के लिए रहता है कि हाँ अब पढ़ने के लिए हम बैठ के हम जो है प्रिपरेशन करेंगे, उसके जो माइंड सेट है वो बन गया कि यस आई हैव टू डू इट। तो उसके लिए सबसे जो मेन जो जिन्हें जो है एस्पायरेंट्स जो है क्वेश्चन जो जब भी उनके आते हैं तो उनका कहना होता है कि जस्ट वी हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी है हमें मालूम होना चाहिए। जब वो ट्राई करते हैं कि हमें जो है पूरा एकदम जो है पीक तक जाना है, कि सब चीज़ों को जानना है, अच्छे से सब कुछ करना है, लेकिन जब बात आती है कि जब एग्जाम में अपीयर होते हैं, मान के चलिए कि प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जब जाते हैं, तो देखने को सुनने को भी मिलता है कि हाँ जो मेरा एग्जाम था, मुझे पता था, मुझे चीज़ें मालूम थी, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो रहता है कि हाँ मुझे जो चीज़ें जाननी है, मैं जो है थॉरली स्टडी करता हूँ, वो चीज़ें मेरे जहन में है, लेकिन जब वो चीज़ें जो है शीट पे एक्सप्रेस करने की बात आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको कितना डेवलप करना है, उसको जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ें जो है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है नॉन सिलेक्शन का। इनफैक्ट मैं खुद हैव फेस्ड इट। तो मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा कि इसमें दो अप्रोचेज हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक कई लोग ऐसे होते हैं जो राइटिंग में बिलीव करते हैं, बिकॉज राइटिंग से क्या होता है, आपकी जो है पिक्टोग्राफिक मेमोरी ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि लाइक मैंने जी आपने एक पूरा आंसर फ्रेम करके रखा होगा, तो आप उसको डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करेंगे जाके अपनी शीट पर। दूसरी अप्रोच ये है कि फॉर एग्जांपल ये एग्जाम जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। फॉर एग्जांपल सो आपको पता है कि ओके लाइक मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे पूछेगा क्या, या लेट से फॉर एग्जांपल कई बार तो ऐसा भी सिनेरियो हो जाता है कि वो ऐसा टॉपिक पूछ लेगा जिसमें जस्ट 4 लाइन्स का ही कंटेंट होगा, लेकिन वहाँ पे बोलेगा आपको जी 50 लाइन्स लिखनी है। सो ऐसे सिनेरियो में भी यू शुड बी रेडी कि ओके नहीं, मेरे पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि मतलब मैं समवॉट रेलेवेंट उसको लिख सकूँ। सो यस, पहला डर ये है लोगों का कि यार एवरीथिंग अंडर द सन कैन कम। मैं इसमें कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्टली इस एग्जाम के एप्टीट्यूड से कनेक्टेड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पेपर 2। तो पेपर 2 वो अपनी इंस्पिरेशन डिराइव करता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस अपनी इंस्पिरेशन डिराइव करता है आपके करंट इवेंट से। तो कोर में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप, अभी मैं बता देता हूँ, लेट्स से अभी हमारी बंगाल के इलेक्शन की बात हो रही है। तो बंगाल के इलेक्शन की जब बात हो रही है तो पेपर में आपको बंगाल के इलेक्शन नहीं पूछेगा वहां पर वो, बट ऐसा पूछ लेगा कि पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, या वो पूछ लेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो करंट से आपकी इंस्पिरेशन है। सो समवट आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे एटलीस्ट इस डायरेक्शन में इलेक्शन कमीशन को अच्छे से पता होना चाहिए मुझे, और इलेक्शन कमीशन के प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, या लेट से सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो है ये समहाउ कनेक्टेड है। सो ये एक चीज़ है मेन जो कि डायरेक्शन आपको मिल रही है। नाउ सिमिलरली पेपर 3 जो है वो आपका इकोनॉमी है और आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। अगेन ये भी अपनी इंस्पिरेशन करंट इवेंट से ही ड्रॉ करता है। सो दो आपके जो बीच के जो पेपर्स हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3, ये अपनी मेन फोकस जो मेन कंटेंट है ये अपने करंट इवेंट से लेता है। सो इनको तो आप रेस्ट एश्योर्ड के होके आपको मिल जाएगा सोर्स क्या है। नाउ पेपर 1 एंड पेपर 4। पेपर 1 जो है वो आपका सोसाइटी, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इससे रिलेटेड है। सो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हुए क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर सम पीपल इट विल बी लाइक वन टाइम अफेयर। आपने एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, आपको कोहेरेंस आ गई, आपके टॉपिक के बारे में पता चल गया, देन ये है कि आपको रिवाइज करना है। तो आपको पता है कि ओके एटलीस्ट इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछेगा वो। सिमिलरली इंडियन हिस्ट्री में भी सेम चीज़ है। बट कई बारी जो है सबसे डॉजी टॉपिक्स जो होते हैं जिनके बारे में आई से कि लोगों को ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वो ये है कि जैसे कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे करंट अफेयर्स के, या फिर बिल्कुल ही हिस्ट्री के एक ऐसे कॉर्नर से उठ के आ जाएंगे कि जो कि उसके सिर्फ जो उसने मास्टर किया होगा उसी को ही पता होगा। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा
यू कैन से ऐसे कि सरप्राइजिंग होती है या स्ट्रेंज होती है लोगों के लिए। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी समवट यू नो आपका करंट से ही आ जाता है मोस्टली। अगर फॉर एग्जांपल हिमालयाज में अगर कोई लैंडस्लाइड आ रही तो उससे रिलेटेड हो जाएगा, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया या ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, उसके रिलेटेड पूछ लेगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड कि आप कैसे मैनेज करेंगे डिजास्टर्स को, तो ज्योग्राफी भी संभव करंट करंट से ही आ रहा है। सो एटलीस्ट ये डर लोगों का खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे कि एटलीस्ट इतना तो पता है कि क्या सोर्स से आएगा। सो नाउ ये डर लोगों का खत्म हुआ। सो इम्पोर्टेंट ये है कि अगेन बात आ जाती है कि उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना। कि जो मैं पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे को पता तो चल गया कि उत्तराखंड में फ्लड आ गए थे, तो उत्तराखंड के फ्लड के बारे में मुझे पता है कि ओके वहां पर ऐसे हुआ, ये चीज़ प्रॉब्लम आई उसके बाद। लेकिन जब आप कॉपी पे लिखने की बारी आ जाती है ना, आपको ओपनिंग पैराग्राफ ही नहीं समझ आता है आपकी, आप इंट्रो में क्या लिखेंगे, आप अगर आप इंट्रो लिख रहे हैं तो कितनी लिखनी है, मतलब ज्यादा लाइनें की इंट्रो हो गई तो फिर आपका जो बाकी कंटेंट का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज यूपीएससी में आपका जो स्पेस है आंसर राइटिंग का वो लिमिटेड है। सो इस चीज के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो आंसर राइटिंग के लिए अगेन ये मुझे लगता है कि अगेन ये भी जरूरी है फॉर पीपल। आई होप वो कनेक्ट कर लें इस चीज को। सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोर क्या है, कोर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपसे पूछा क्या क्या है, आपने पढ़ा क्या है, और आप लिख क्या रहे हो, इसके बीच में कोहेरेंस होनी चाहिए, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट टाइमर विल नॉट नो, फर्स्ट टाइमर को पता नहीं होगा कि इसमें आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, मुझे लिखना क्या है। और मैं बताता हूँ फर्स्ट टाइमर जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो आई थिंक सब लोगों को वैसी एनर्जी रखनी चाहिए। सो फर्स्ट टाइमर जितने भी हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको एक रेफरेंस होना चाहिए आपके पास कि ओके अगर मेरी जगह पे कोई टॉपर होता तो वो इसका क्या आंसर लिखता, वो इसका आंसर क्या लिखता। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, इंटरनेट पे एक साइट है iasScore.in, जीएस स्कोर जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको ना टॉपर्स कॉपी मिल जाएगी जाके। तो आप वहाँ पे जाके iasScore.in पे जाके टॉपर्स कॉपी में टॉपर्स की कॉपीज डाउनलोड करिए। वहाँ पर जाके देखो तो वहाँ पे आपको रैंक 1 की भी मिल जाएगी जो उन्होंने टेस्ट लिखे होंगे, रैंक 50 की भी मिलेगी, रैंक 600 की भी मिलेगी। वहाँ पर जब आप जाके देखो सेम टेस्ट डिफरेंट टॉपर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस से किया होगा, मतलब लिखा होगा अटेम्प्ट। वहां पर जब आप जाकर देखोगे ओके ये एक बंदा टॉपर था, इसलिए टॉपर था और इसने इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया, इसके पास इतना कंटेंट था, इसकी हैंडराइटिंग ऐसी है, इसने पैराग्राफ को ऐसे लिखा था, इसने कंटेंट पे इतना फोकस किया, इसने फैक्ट पे इतना फोकस किया, इसने डायग्राम पे फोकस किया, इसने फ्लो चार्ट पे फोकस किया। ये बिल्कुल क्लियरली आपको वहां पे जाके दिखेगा। सो नाउ फर्स्ट टाइमर आपने रेफरेंस भी देख लिया। नाउ रेफरेंस में आपको ये पता चलेगा मेरा जो आंसर का फ्रेमिंग कैसी है, उसका सेटअप क्या है। फिर जरूरी हो जाता है कि आपका कंटेंट क्या है। आपको फ्रेमिंग प्रेजेंटेशन सेटअप पता चल गया, लेकिन आपका कंटेंट, नाउ कंटेंट इज समथिंग जो करने से बिना आपको नहीं पता चल पाएगा। यानी एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में जाए बिना यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका स्ट्रेस क्या है उस एग्जाम का। सो इसके लिए जो है आपके आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ये कि यू रीड एवरीथिंग एंड यू राइट एवरीथिंग। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप सिर्फ रीड करें। आप अच्छे से रीड कर रहे हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आपने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर ऑलरेडी कि नहीं मेरे को आंसर फ्रेमिंग में इतना है। तो आप जो है इसमें आपके पास जो सोल्यूशन है वो है टेस्ट सीरीज का। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज जो है उसका मेन मकसद क्या होता है, टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये होता है यू नो मैक्सिमम हिट्स मिनिमम फेल्स। वो अपने मैक्सिमम हिट कराने की वजह से उन्होंने टेस्ट सीरीज डिजाइन की होती है कि हर कोई टेस्ट सीरीज वाला जो है इंस्टीट्यूट एंड में ये क्लेम करे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे से आए हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से ज्यादा पूछा है, तो वो उस हिसाब से डिजाइन करेगा। और नेचुरल एडवांटेज आपका है कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ टेस्ट सीरीज डिजाइन करने वाला 10 डिफरेंट पीपल विल सिट, 10 डिफरेंट माइंड विल सिट, जो कि मे बी एआई टूल्स यूज करें, कुछ भी यूज करके साइकोलॉजिकल वटेवर जो भी यूज करके वो बोलेगा ओके इस साल के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। कोई एनालिसिस करके बोलेंगे इस साल ज्यादा फोकस इस पे रखें। सो आपके लिए तो एक एटलीस्ट आपका यू आर नाउ गेटिंग ए ऑलरेडी सेटअप नीड कि आपको बस खाना है जाके। सो टेस्ट सीरीज आपके लिए इतनी एडवांटेज रखती है। तो ऐसे आपका आंसर राइटिंग का जो पूरा जो लॉजिक है वो कवर होगा। आपने जितना पढ़ा, आपने रेफरेंस देखा, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टॉपर ने क्या लिखा वो देखा आपने, एंड फाइनली आपने अपना खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। सो ये एक मेन वो है। आपकी आवाज
म्यूट हो गया शायद। sorry, there was हाँ जी। mute. So there are except strategy and other things that are involved in the preparation for the UPSC. There are some exogenous factors like economic or social condition, as most of the viewers are from the Jammu and Kashmir state, and they can relate it very well, as you are also from ठीक, district Poonch. सेम एरिया। So how would you portray these things, like the factor which are exogenous in nature but very important, play a very important role in to appear for the exam. So what are your ओके, suggestions for the student that how to face these situations, and uh, all other things that are in touch with this? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि मतलब अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बहुत ही कैपेबल और टैलेंटेड लोग जो हैं वो मतलब प्लेटफ़ॉर्म नहीं उनको मिल पा रहा है, या इन्फॉर्मेशन की कमी से जो है सफ़र कर रहे हैं, या लेट्स से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से दे हैव टू फेस एक समवॉट हैंडीकैप विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इनफैक्ट एडमिट करना चाहूँगा कि अगर मैं मेरी पढ़ाई जो है लेट्स से मैं इंटर में हुई होती तो मे बी मैं इतना कैपेबल ना होता, बिकॉज एक रिसोर्स का गैप जनरेट हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि वो वक्त ना अब जा चुका है कि जब फॉर एग्जांपल फिजिकल क्लासरूम बेस्ड जो स्टडीज होती थी, और फिजिकल मतलब फॉर एग्जांपल समबडी हु इज स्टडीइंग इन बिग पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल, तो वो गैप ना एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल थिंग ये गैप में जा चुका है। मैं अभी जो व्यूअर्स हैं उनको एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने किसी चीज़ को शार्पन करना है तो वो है आपकी डिजिटल ब्राउजिंग स्किल को शार्पन करो। बिकॉज आज की डेट में आपके पास जितने मटेरियल है, मतलब एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू एंड, आपको एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट। आप चाहे 2G यूज़ करें या 4G 5G जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन इंटरनेट। अगर आपने इंटरनेट का अच्छे से मतलब यूज़ करना सीख लिया, आपके पास सारे रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे आ जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी गैप, एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड समबडी हु इज स्टडीइंग इन दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ आप करेंगे कैसे, मतलब इसमें सीखेंगे क्या, मतलब आपको करना क्या है? तो करना आपको ये है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के रिस्पेक्ट में आपको रिसोर्सेज देखने हैं। रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब इज लाइक मतलब इट्स गोल्ड माइन एक्चुअली। तो यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मतलब जैसे कोचिंग होती है वो आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी। मैं आप एग्जांपल देता हूँ, मतलब आई शुड नॉट से, बट ये है कि एक चैनल है, लेट्स से स्लीपी क्लासेस एक चैनल है। स्लीपी क्लासेस चैनल जो है, अगर आप जब उसको जाके देखेंगे मतलब यूट्यूब पे, वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो उसका जो प्लेलिस्ट जो है इस तरीके से ऑर्गेनाइज है कि जैसे एक रेगुलर कोचिंग क्लास चलती है उस तरीके से उसकी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज है स्लीपी क्लासेस की। तो कहने का मतलब कि जिसको नहीं भी पता होगा कि लाइक उसको पढ़ना क्या है, उसको जाके वहाँ प्लेलिस्ट पे पता चल जाएगा उसको किस चीज़ पे प्रायोरिटी रखनी है। सो ये चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा यूट्यूब पे सिमिलरली, और अन अकेडमी के कुछ चैनल चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो है इजीली आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मेरे को सिलेबस में ये पढ़ना है। सो नाउ आपका जो एक बेसिक हैंडीकैप था कि ओके नहीं मैं जी मतलब मैं अगर बुक भी ले लूँ, लेट्स से आपने रमेश सिंह की किताब ले ली इकोनॉमी के लिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा कि इकोनॉमी जो है मतलब लाइबोर क्या चीज़ है, एक्सचेंज रेट क्या चीज़ होती है, मतलब करेंसी फ्लक्चुएशन क्या चीज़ होती है। तो जब आपको ये नहीं पता चल रहा तो यूट्यूब इज योर सोल्यूशन। आप यूट्यूब पे जाए, आपको जिस भाषा में उसका कंसेप्ट समझना है आप उसका देखिए और उसके बाद देख लीजिए, उसको आप समझ लीजिए। सो इवेंचुअली जो है, जो आपका जो गैप था, मतलब फॉर एग्जांपल जो आपको वाजीराम का टीचर नहीं समझा पाया, लेट्स से कोई विजन आइज का टीचर नहीं समझा पाया, आप यूट्यूब पे समझ लेंगे सेम चीज़ को। तो ये जो फिजिकल क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड नाउ, कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि नहीं जी मेरी स्टडी जो है यहाँ पर हो रही है या वहाँ पर हो रही है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है, अब आई डोंट थिंक सो पीपल शुड मेक दिस एज एक्सक्यूज। मैं अभी भी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि मैं इनके थ्रू, जो हमारे जो होस्ट हैं उनके थ्रू, आप जो है मेरा फ़ोन नंबर जो है मांग लीजिए, मैं आपको रिसोर्सेज की लिस्ट बता दूंगा, और वो रिसोर्सेज की लिस्ट जो है आप उसको देखिए एक बारी। एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट फ्रॉम जीरो टू एंड, आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना है, सिंपल। तो ये रहेगा विद रिस्पेक्ट टू, जो अगर आपको कोई मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी सर्कमस्टांसेस जो है डिफरेंट है फ्रॉम समबडी हु इज स्टडीइंग एक बेटर एरिया। एग्जैक्टली, जैसे आपने मेंशन किया कि जो भी अभी जितना जो है डिजिटलाइजेशन जो हो चुकी है, कि रिसोर्स जो है आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन देखा जाए अमंग द यंगस्टर्स जो है ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है कि एक जो प्लेटफॉर्म है कि हाँ अब यूट्यूब पे हैं या किसी और जगह,
लेकिन जो सोशल जो भी मतलब सोशल मीडिया नेटवर्क जो भी है, तो अमंग द यूथ देखा जाता है कि उनका जो यूज़ जो वो पैटर्न है कि यूजेज जो है वो बस स्क्रॉल टू दी एंड चलते हैं कि हाँ हम जो है मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसको जो एक टाइमिंग रहती है एज वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक एज वेल, तो रहता है कि वो देखने को मिलता है कि बीच बीच में मान के चलिए कि 3-4 महीने के लिए जो है आपका कोई पोस्ट नहीं आता, तो रहता है कि हाँ तो लेकिन यूथ जो है उसको जो अपना टाइम जो लीजर टाइम है उसको एक अच्छे वे में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जो रहेंगे इनके लिए जो सजेशंस के हाँ किस तरह यूज़ करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसे क्या बेनिफिट्स हैं, इसके जो है एडिक्शन से किस तरह बचना है, अपने आप को जो टाइम को है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ओके, मैं एक चीज़ इससे समवॉट जुड़ी हुई है उससे स्टार्ट करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल है और क्रूशियल है। और क्रिटिकल क्रूशियल इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ जाती है कि इवेंचुअली अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मतलब लेट्स से अगर आप एक बहुत तेज़ गाड़ी में जा रहे हैं और आप बहुत तेज़ गाड़ी में जा रहे हैं और फ़र्क जो है डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो टाइम पे पड़ेगा। अगर स्पीड चेंज करते हैं अपने व्हीकल की, डिस्टेंस तो फिक्स्ड रहेगा लेकिन आपका टाइम जो है वो कम हो या ज़्यादा हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप इसी लॉजिक से अगर आप अपने डिस्टेंस को अरेंज कर लें कि फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से आपको यहाँ से बोल देते हैं कि आपको मतलब फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस अगर अज्यूम करें तो लेट्स से 1500 किलोमीटर है अगर डिस्टेंस है, तो जितना आपका स्पीड होगा स्पीड शुड डिसाइड कि आपको कितने दिन लगेंगे। इट्स वेरी नेचुरल कि आपकी स्पीड विल डिसाइड आप कितने दिन में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। इन द वेरी सिमिलर मैनर इन द वेरी सिमिलर मैनर अब जिसको इससे क्यों लेना है वो ले ले। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आई बिलीव इन दिस। किसी को जो दूसरा बंदा है वो दूसरी चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे जब कोई टारगेट मिलता है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है और नॉर्मल लोगों के लिए भी होगा ये, पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत लेट्स से 400 पेजेस है। अगर आप 400 पेजेस जो है 400 पेजेस का टारगेट ऐसे कर लें कि नहीं पर डे जो है मुझे 10 पेज पढ़ने हैं तो आपको 40 डेज लगेंगे, पर डे आपको 40 पेजेस पढ़ने हैं तो आपको 10 दिन लगेंगे। सो ये जो सिटिंग जो एरिया है ये नाउ इट इज समहाउ लिंक्ड टू योर टारगेट कि पेजेस पेजेस इज नॉट टाइम, पेज वक्त नहीं है। तो 10 पेज अगर आप 10 घंटे में पढ़ते हैं तो ये आप तक लिमिटेड है। 10 पेज अगर आप नो 2 घंटे में पढ़ते हैं तो आप ये आपकी कैपेबिलिटी है। सो सिटिंग कैपेसिटी जो है ना ये आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मिसनॉमर ही है। इट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड कि ओके मेरे को दिन में अगर आज मेरे को 40 पेज पढ़ने हैं इस कॉन्सेप्ट के या फिर ऐसे लगे मुझे आज 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो ये आपका जो है सिटिंग डिसाइड है। अगर आपको 16 घंटे लग रहे हैं 4 कॉन्सेप्ट में तो आप 16 घंटे बैठिए। अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं तो आप 6 घंटे बैठिए। उसके बाद जो टाइम है वो आपका देन ओनली यू कैन स्पेयर सच टाइम फॉर लीजर एक्टिविटीज या अगर कुछ करना है। सो विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। एटलीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इंस्टेंटली आपको न्यूज़ मिल जाएगी कोई भी अगर इवेंट हो रहा है। सो न्यूज़ मिलेगी आप यू विल बी अप्राइज्ड ऑफ द रेगुलर इवेंट्स आर हैपनिंग अराउंड यू। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाँ ड्रॉबैक ये है कि आपका जो है स्क्रॉलिंग ही आपका इतना टाइम ले जाएगी बिकॉज आजकल ये इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको एंगेज रखेंगे ये लोग। सो स्क्रॉलिंग आपका वक्त ले जाएगी बट ये कि यू शुड एंश्योर कि जो आपने अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्क्रॉलिंग जो अपना टारगेट रखा है लेट्स से 50 पेजेस का या लक्ष्मीकांत के जो 2 चैप्टर का वो फर्स्ट आप उसको कवर कर लें। उसके बाद आपने जितना भी करना है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये तो और उससे क्या होगा आपको साइकोलॉजिकल आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। हाँ जी मैंने जो 2 टारगेट आज का रखा था 2 चैप्टर्स का वो मेरा कवर हो गया है। तो अब जो है यू विल नॉट फील गिल्टी टू यूज फोन। ये एक चीज़ है। एग्जैक्टली। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी जो सिचुएशन है मेरे लगभग 45 मिनट होने को है, तो जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन आप तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तक पहुंचाएंगे, तो वो विल बी टच इन न्यू फ्यूचर एज वेल। सो एक जो क्वेश्चन था कि जो लोग पहले सिमिलर जो जॉब होल्डर हैं जो ओके मतलब जिनका है कि उन्होंने वो लिमिट रखी है कि हमें जो है बीइंग अ जॉब होल्डर जो है एक एग्ज़ाम के लिए बैठना है, प्रिपरेशन करनी है, क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो जैसे आप भी आई थिंक जो है जॉब में थे। आफ्टर 2018 फिर दोबारा से जो है आप उसके लिए कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी जो एक न्यू कमर रहता है जो मतलब
उसके लिए बैठा है एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें और एक जो जॉब होल्डर है उसकी स्ट्रेटजी में, उसकी टाइम मैनेजमेंट में क्या फ़र्क रहता है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए दोनों चीज़ें, तो इस पे ज़रा रोशनी डालेंगे आप? ओके। सबसे पहले तो मैं जॉब होल्डर्स को ना ये कहना चाहूँगा कि अगेन वही अपने आप को अंडरमाइन मत करो, अपने आप को ये मत समझो कि आप नहीं कर सकते। मैं इनफैक्ट जॉब होल्डर्स को कंपेयर करना चाहूँगा एक रेगुलर जो जॉब नहीं करता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि जॉब नहीं करता है, नॉर्मल कैंडिडेट है, वो जब मेंस लिख देता है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका मई जून में आपका प्रीलिम्स होता है और सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होता है और देन मार्च अप्रैल में आपका जो है, लेट्स से अप्रैल में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। सो समबडी जिसने जिसने मेंस लिखा होता है ना, वो एक जॉब होल्डर की तरह ही हो जाता है, क्योंकि वो ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन कि उसको अगले प्रीलिम्स की तरफ ध्यान देना है, या उसको बिकॉज उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो क्वालिफाई हो भी सकता है, क्वालिफाई नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली अपने आप को ये लगता है कि नहीं, हम क्वालिफाई वाली साइड पे ही होंगे। तो कहने का मतलब है जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी भी बिल्कुल सेम हो जाती है जैसी एक जॉब होल्डर की हो जाती है ना। जॉब वाले एग्जाम में नहीं है बैठा हुआ, बट जिसने एग्जाम लिखा हुआ है वो, ये दोनों ऑलमोस्ट एक सिमिलर, आई विल से कि इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो नाउ करना क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रेगुलर साइकिल में था एग्जाम्स के। लाइक 2015 का जब मैंने मेंस दिया, जब उसका रिजल्ट आया तो मेरे पास 3 या 4 महीने थे प्रीलिम्स के। 2016 का एग्जाम आया, फाइनल रिजल्ट आया, हार्डली 10-15 डेज थे अगले प्रीलिम्स के लिए। तो उसके बाद अगला जब आया, अगेन 10-15 डेज थे अगले प्रीलिम्स के लिए, देन नेक्स्ट जो दिया। तो कहने का मतलब मैं लूप में ही था कंसिस्टेंटली। हर हर साल जो है, जब आप फाइनल रिजल्ट तक आते हैं और फाइनल रिजल्ट से प्रीलिम्स में बहुत कम गैप रह जाता है, 1 महीने का गैप रह जाता है, तो आपको उस 1 महीने के अंदर पे एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन की ओके, मुझे इस 1 महीने के अंदर जो आपने जो छोड़ दिया होगा अपनी पढ़ाई में, उसको कवर अप करना है। सो जॉब होल्डर्स, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी जॉब 9 से लेकर लेट से 6 बजे तक है, तो आपने रात के 2 घंटे जो है एटलीस्ट 2 घंटे के बेसिस पर ना आप अपना सिलेबस को कंपार्टमेंटलाइज करो कि ओके, इस 2 घंटे में मैं इतना जो मेरा स्टफ है उसको कवर कर सकता हूँ। और ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल जिसने पहले भी दिया हुआ एग्जाम, उसको बेसिक्स उसके ऑलरेडी क्लियर होते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो समझ लो अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल टारगेटेड और फोकस्ड स्ट्रेटेजी रखे। टारगेट और फोकस्ड स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि उनको पता है कि उनके कौन से एरियाज वीक रहे हैं। जॉब होल्डर को पता होगा कि ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले अपेयर हुआ था तो मेरी पॉलिटी वीक रह गई थी, तो आप अपना फोकस पॉलिटी पे रखिए। पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो है आपका बाकी एरियाज को कवर करो। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा करंट अफेयर वीक है, तो आप अपना करंट अफेयर उन 2 घंटे में कवर कीजिए। तो कहने का मतलब है हर एक इंडिविजुअल को उसकी वीकनेस पता होती है और उसकी स्ट्रेंथ पता होती है। सो प्ले अलॉन्ग दोज लाइन्स ओनली, कि अगर आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है, मेरी स्ट्रेंथ ऐसी है कि मैं करंट अफेयर्स तो जी 4 दिन में भी पूरे 4 महीने के कवर कर लूंगा, तो इट्स योर स्ट्रेंथ, इसको यूज करो। बाकी जो आपका वीक एरिया है उसको कवर करो। तो जॉब होल्डर्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, वीकनेस के ऊपर काम करो, सबसे पहले उसको एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करो, और बाकी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको बाद में यू कैन पॉलिश या रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक वो रहेगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मतलब इस वक्त मैं सबको ही बोलना चाहता हूँ इनफैक्ट, वो ये है कि जब भी मेरे फाइनल रिजल्ट और अगले प्रीलिम्स के बीच में बहुत कम टाइम रह जाता था, लाइक 1 महीना रहता था, तो मैं क्या करता था, मैं क्या स्पेसिफिकली करता था, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज उठा लेता था। ठीक है, और इनफैक्ट अभी भी मैं यही करूँगा। क्या करूँगा, एक टेस्ट सीरीज उठाऊंगा, उस टेस्ट सीरीज में जैसे फॉर एग्जाम्पल से विजन आईएएस है, या फॉर एग्जाम्पल शंकर आईएएस है। शंकर आईएएस मैं उसको रिकमेंड करूंगा बिकॉज उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टाइल है वो समवट इट इज सिमिलर टू यूपीएससी। सो शंकर आईएएस के लेट से अगर 25 टेस्ट आते हैं और विजन आईएएस के 32 टेस्ट आते हैं, तो ऐसे करके रफली 100 टेस्ट हो जाएंगे। इन 100 टेस्ट में क्या होगा, आपकी पॉलिटी, एटलीस्ट पॉलिटी के आपके 10 टेस्ट होंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक पॉलिटी को डील करेंगे। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, सो 100 × 10 आपके 1000 क्वेश्चन जो है सिर्फ पॉलिटी के होंगे। तो और विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रीडिंग लक्ष्मीकांत। तो जब बिल्कुल कम टाइम रह जाए, तो ये तब स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे कि 10 पॉलिटी के टेस्ट पढ़े, ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत आपने रीड कर ली। सिमिलरली आपके हर एक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर होता है उस मंथ का, क्योंकि टेस्ट जब भी रिलीज होते हैं टेस्ट, तो 15 दिन के बाद रिलीज होता है एक टेस्ट, तो उस महीने का करंट अफेयर उसके अंदर कवर होता है, तो आपका करंट अफेयर भी साइमल्टेनियसली कवर हो रहा है। सो ये एक ऐसे करके जब आप 100 टेस्ट कर लेंगे, तो एक तो आपको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और बी वेरी श्योर कि जब आप टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको रीड करें।
उसकी एक्सप्लेनेशन यूजुअली क्वेश्चन आपके 5 पेजेस में कवर हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन 90 पेजेस में कवर होगा। तो जब आप एक टेस्ट सॉल्व करेंगे एक दिन का, तो समवॉट लाइक 100 पेजेस आप पढ़ रहे हैं, और विच इज वेरी मच सिमिलर टू रीडिंग बुक्स ओनली। एडवांटेज इसका क्या है, ये लोगों को समझना जरूरी है। एडवांटेज इस पूरी स्ट्रेटेजी का ये है, इस मेथड का पर्टिकुलरली, कि जब आप एक बुक पढ़ते हैं, हर कोई इंडिविजुअल सेम बुक पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, विजन आइज के नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे क्वालिफाई क्यों नहीं होते? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ये इसका रीजन ये है कि वट एवर यू आर रीडिंग, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी डायमेंशन कितनी है, आप खुद से कितना सोच पा रहे हैं। बुक बिकॉज बुक इज ए 2 डायमेंशन थिंग ओनली, मतलब इधर से इंफॉर्मेशन होगी, इधर से इंफॉर्मेशन होगी। उस इंफॉर्मेशन का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी व्हाट इज प्रेजेंट बिफोर यू, व्हाट इज नॉट प्रेजेंट बिफोर यू, क्या है, क्या चीज है आपके पास अवेलेबल, वो आपके पास बुक में होगी, वो 2 पेज मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में लिखा होगा। क्या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते पढ़ते आप बोलोगे जी ओके दीज ये वाला राइट जो है ये सिटीजन को अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका नेचुरल कोरोलरी है कि ये वाला राइट उसको फॉरेनर को नहीं अवेलेबल होगा। सो बट यूजुअली जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा सिर्फ 2 डायमेंशन पे फोकस करता है, यानी व्हाट इज पे फोकस करता है, क्या नहीं है वो कहाँ, वो तो छूट गया उससे। तो इसके लिए यानी रीडिंग के बाद जो है जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ वट एवर यू हैव रेड, उसको अप्लाई करना, यानी उसको चेक करना कि क्या जो आपने पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो टेस्ट के थ्रू होता है। यानी टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिजाइन होती है कि जब आपका एक सिंपल सा ही टॉपिक हो जाएगा, वो आपको सिंपल से टॉपिक में ही ऐसा क्वेश्चन बना के दे देगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा उसका एस्पेक्ट। सो टेस्ट विल गिव यू दैट एस्पेक्ट, और जब आपने एस्पेक्ट सारे देख लिए तो आपकी 360 डिग्री कवरेज हो जाएगी एक टॉपिक की। एक तो आपको रेगुलर एक सिमुलेशन भी हो गया कि ओके लाइक मुझे पता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। दूसरा नंबर उसका कंटेंट जो छूट रहा था आपसे अदरवाइज विच वाज देयर इन योर लाइक एक नॉलेज गैप जो था, वो आपका कवर हो जाएगा थ्रू टेस्ट। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब आई विल से कि एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, टेस्ट सॉल्विंग एसेंशियल। जी म्यूट है। सो दैट द होल सेशन इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। जितना भी अभी तक हमारे जो भी फीडबैक आ रही है लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन के जो हमारे यहाँ लिटरेरी क्लब जो अभी गोशा है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको भी कर रहे हैं। तो लास्ट जो एक था चीज़ वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो लेकिन इम्पोर्टेंट है जो एस्पेक्ट ख़ास तौर पे एक फोबिया रह जाता है दिमाग में कि क्योंकि आप जो हालात हैं इवन पार्टिकुलरली जो जे के और पीर पंजाब रीजन को देखा जाए तो बच्चों को एक रहता है कि शायद जो है मेरे जो गाइडेंस का जो बात है तो मेनली देखा जाता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जो है कोचिंग के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ या कहीं और बाहर बैठ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जो ये सिचुएशन है इसको रीड करने के बाद कि कोचिंग किस हद तक जो है इम्पोर्टेंट है और अगर लेनी है या नहीं लेनी है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ सोचने की है जिन पे फोकस करके आप जो है एक राइट डिसीजन ले सके? देखो मैं यही कहूँगा कि कोचिंग ना एक असिस्टेंस का टूल है। असिस्टेंस पर्सनली मैंने कोचिंग नहीं ली है। कोचिंग का असिस्टेंस का टूल का कहने का मतलब अब फॉर एग्जांपल इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू, तो ये तो क्लियर है कि आपकी मदद तो करेगा, लेकिन ये कि अब समबडी हु कैन नॉट अफोर्ड, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कोचिंग करना। अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए ये है कि कोचिंग नहीं करो, आप मत कीजिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लो। कहने का मतलब है कि दोनों आइदर वे मेन रोल इसका असिस्टेंस का है। सो समबडी हु इज नॉट एबल टू नो अफोर्ड कोचिंग, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास यूट्यूब पे इतने चैनल बने जो सिमिलर वेरी मच सिमिलर टू कोचिंग। आप सिर्फ ये कि आप उसको वर्चुअली पढ़ेंगे। तो आज के मॉडर्न डे में आज कोरोना टाइप मतलब कोरोना का जो टाइम है, कोरोना में रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही होंगी डेली में, तो वो लोगों को जो है वहीं से बैठ के लेक्चर दे रहे होंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, वाजीराम की एक क्लास में 700-500 लोग होते हैं, और बाकी जो पीछे बैठे जो बैक बेंचर्स उनको क्या करना होता है, मतलब टीवी पे देख रहे होते हैं वो मतलब ना कि वो आगे क्या पढ़ा रहा है टीचर। तो वो डिजिटल कोचिंग जैसा ही हो गया। सो इसलिए कोई मैं लोगों को ये कहूँगा कि कोचिंग का नहीं है, सिर्फ ये है कि कोचिंग का एक बेनिफिट जरूर ये रहेगा कि आपको प्रोसेस का पता चलेगा, आपको लाइक माइंड्स मिलेंगे अपने अराउंड जो है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और आप दूसरे लोगों से सीखेंगे। कोचिंग में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के लोग आते हैं, तो देन यू विल बी लाइक कॉस्मोपॉलिटन, आप इंफॉर्मेशन भी ऑब्जर्व करेंगे। सो डिफरेंट चीज़ें यू विल लाइक आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो इसके अलावा जो है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैंडेटरी है कोचिंग करना,
आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे क्या मतलब नॉर्मली सर्च भी कर लेंगे ना, मतलब गूगल पे ही लिखेंगे कि ओके विच आर दी बेस्ट साइट्स फॉर यूपीएससी कोचिंग ऑन यूट्यूब, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। एक बार स्क्रॉल करो प्ले लिस्ट, सबसे कंफर्टेबल जो लगता है, अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला लगता है हिंदी वाला करना है, इंग्लिश वाला लगता है इंग्लिश वाला करो, दोनों को फॉलो करके एक बार आप देख लो, देन यू विल बी लाइक थ्रू। सर होप जी जितने मेरी ऑडियंस है इस वक्त लाइव हमें देख रही है और इन फ्यूचर जो भी नियर फ्यूचर देखेगी फेसबुक पेज पे, तो होप के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में हो, आपने जो है जितनी भी रोशनी डाली जिन एस्पेक्ट्स पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन लोगों को जो है फर्दर जो भी चीज़ इंशाल्लाह अगर किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे अगर कुछ ज़रूरत महसूस होती है, सो वो विल कॉन्टैक्ट यू लेटर एज वेल। सो थैंक यू सो सर, मच आमिर भाई फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस थैंक यू सो मच, initiative, and थैंक यू very thank you for this whole session. Inshallah we'll meet if anything needed, we will let you know. So thank you so सर, much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Okay, okay. You're welcome, sir.